प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के दौरे पर हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर हुए। इससे भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर को यूके में ज्यादा बड़ा बाजार मिल पाएगा। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। और इंडिया यूके एफटीए पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लक्ष्मण राय। लक्ष्मण जी, बताएं क्या है एफटीए की डिटेल्स। बिल्कुल, ये दोनों देशों के लिए इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इससे एक अनुमान के मुताबिक हर साल दोनों देशों के बीच कारोबार 25.5 बिलियन पाउंड कारोबार बढ़ेगा। कारोबार कैसे बढ़ेगा? तो दरअसल बढ़ेगा इस वजह से क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूके ने भारत के कई सारे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो घटा दी है या फिर इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो कर दिया है। मिसाल के तौर पर जो टेक्सटाइल होता है, गारमेंट होता है, केमिकल होता है, बेस मेटल है, इन सब पे जब इंडिया से सामान जाएंगे यूके में तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा या फिर बहुत कम लगेगा। जबकि अभी देखें तो टेक्सटाइल गारमेंट पर करीब 12% तक इंपोर्ट ड्यूटी लेता है यूके, केमिकल पर 8% तक इंपोर्ट ड्यूटी लेता है यूके, बेस मेटल पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% तक थी। लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट लागू होगा ये ड्यूटी जीरो हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोसेस्ड फूड है, उस पर 70% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगता है यूके में जब भारत से प्रोसेस्ड फूड या पैकेज फूड जाता है, तो इसको भी काफी कम करने का फैसला लिया गया है। जो किसान है, किसानों के लिए यूके का जो $37.5 बिलियन का जो एग्री मार्केट है उसको एक्सेस मिलेगा, यानी एग्री प्रोडक्ट वहां पर एक्सपोर्ट हो सकेगा। मरीन सेक्टर के लिए काफी बड़ा कहा जा सकता है इस समझौते के, क्योंकि जो भी मरीन प्रोडक्ट होते हैं उस पर अभी 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है यूके। अब वो 20% से इंपोर्ट ड्यूटी घट करके जीरो हो जाएगा, यानी मरीन प्रोडक्ट का इंपोर्ट जो है यूके में भारत के प्रोडक्ट का काफी ज्यादा होगा, या फिर कहें कि भारत से मरीन प्रोडक्ट भेजना यूके में काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। इसी तरीके से यूके के कई सारे सामान पर हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी या तो घटा दी है या फिर जीरो कर दी है। जैसे यूके का जो मेडिकल डिवाइस होता है उसकी काफी ज्यादा जरूरत होती है, वो काफी महंगे होते हैं, तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी या तो जीरो कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। एरोस्पेस के जो पार्ट्स होते हैं जो यूके से भारत में आएंगे उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है। इन सब के अलावा सर्विस सेक्टर में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा सर्विस सेक्टर में भी एक बड़ा करार किया गया है, जिससे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एक शर्त होती थी यूके में, वो भारतीयों के लिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की शर्त को हटाने पर सहमति बनी है। इससे करीब 75,000 भारतीय जो होते वहां पे काम करते हैं उनको बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो काफी इस मायने महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बता दूं कि अभी दस्तखत हुए हैं, यूके के पार्लियामेंट से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये लागू होगा, तो इसमें कुछ महीने का समय लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या खास बातें, इससे भारत और यूके में कारोबारी रिश्तों का नया दौर जो शुरू होगा, आवाज अड्डा में उसी पर होगी चर्चा। भारत यूके फ्री ट्रेड शाम 7:57 पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों को धमकी दी है। ट्रंप ने कंपनियों से कहा है कि वो भारत जैसे देशों में जाकर हायरिंग बंद करें।
वॉशिंगटन में एआई समिट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को घरेलू स्तर पर नौकरियां पैदा करने पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। उन्होंने टेक इंडस्ट्री के ग्लोबल माइंडसेट की आलोचना की और कहा कि उनके कार्यकाल में इस तरह की चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी, वो दिन अब ख़त्म हो गए। For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that. All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. और देश को नई सहकारिता नीति मिल गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया है। यह भारत की पहली सहकारिता संबंधी नीति है जिसको विशेषज्ञों ने तैयार किया है। अमित शाह ने कहा है कि ये नीति भारत की ज़रूरतों और विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इससे विकसित भारत की अवधारणा मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी अपनी राज्य सहकारिता नीति तैयार करने का निर्देश भी दिया है। तो सरकार का दृष्टिकोण भारत को समझता है, भारत के विकास को समझता है और भारत के विकास के लिए जरूरी सभी चीजों को समझता है, वो ही सहकारिता क्षेत्र को महत्व दे सकता है। अगर मूल इकाई देश की और अर्थतंत्र की समृद्धि हो, रोजगारी युक्त हो और संतुष्ट हो, तो वो इकोनॉमिकल मॉडल कभी फेल नहीं हो सकता। चौथे दिन भी दिल्ली से पटना तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संग्राम जारी रहा। संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने आज भी प्रदर्शन किया। लोकसभा के अंदर विपक्ष ने एसआईआर पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद 2 बजे तक लोकसभा स्थगित करनी पड़ी, जबकि बिहार विधानसभा में भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर जमकर बवाल मचा। संसद के अंदर और बाहर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। आज भी विपक्ष के विधायकों ने काली ड्रेस में नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के नाम पर सब ड्रामा हो रहा है। चुनाव आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में चुनाव में धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने अभी तक पूरा डेटा जारी नहीं किया है और वो चुनाव सुधार की बात कर रहा है, जबकि चुनाव सुधार एक लंबी प्रक्रिया होती है। बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से केवल संख्या को पूरी करने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए और चुनाव के बहिष्कार तक की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने इसे विपक्ष की हताशा बताया है।
तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली को आड़े हाथों लिया और आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में राजनीतिक शह और मात का खेल खेला जा रहा है, तेजस्वी ने उसी चुनाव के बॉयकॉट की धमकी दे दी है। जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तेजस्वी के चुनावी बायकॉट वाले बयान पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया और इसे हताशा का प्रतीक बताया। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। अब मुद्दा विहीन आदमी क्या कर सकता है? हंगामा छोड़ के कुछ नहीं कर सकता है। कहाँ संविधान में लिखा है कि भारत में जो रहने वाला है वो आदमी वोट नहीं देगा? बिहार में चुनावी माहौल ऑन द टॉप है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार का आह्वान रंग लाएगा या एनडीए की रणनीति भारी पड़ेगी, ये जनता और समय तय करेगा। इधर निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 542 पॉइंट, निफ्टी 158 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। मार्केट के बाकी डिटेल बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन डेफिनेटली बाजार में आज हमें एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला और उसका मेजर कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर से आता हुआ दिखाई दिया है। आज बिग बॉय इन्फोसिस के नंबर्स हमें मार्केट में रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए थे। कल नंबर्स आए थे और आज वहां पे हमें देखने को मिला एक भारी गिरावट। नंबर्स ऑल्दो अच्छे साइड पे थे, लेकिन उसके बाद भी जो स्ट्रीट है उसको रिस्पेक्ट करता हुआ नजर नहीं आया। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए। नंबर्स में हमें नॉर्थ अमेरिका की जो सेल्स है वहां पे एक डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन बाकी नंबर्स जो है वो पॉजिटिव साइड में थे। एनटीए पोर्टफोलियो भी इनका अच्छा था, इंडिया बिजनेस भी अच्छा था। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं किस तरीके का मोमेंटम रहा है। इटर्नल यहां पे करीब 4% की तेजी। डॉक्टर रेड्डी जैसे कि मैंने बोला नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये इजाफा। टाटा मोटर्स भी करीबन 2% का उछाल। इनफैक्ट जो पूरा ही ऑटो सेक्टर है वो आज एक काफी ज्यादा बज में था, क्योंकि जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है उसके चलते ऑटो में एक पॉजिटिव एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो यहां पे भी करीबन 1% का गेन था। नंबर्स आए थे, नंबर्स पॉजिटिव साइड में देखने को मिले। लूजिंग स्ट्रीक की बात कर ली जाए, नेस्ले इंडिया नंबर्स के बाद ये रिफ्लेक्शन। ट्रेंड की बात करी जाए तो 4% की कमजोरी यहां पे श्रीराम फाइनेंस, इसके नंबर्स आने वाले हैं और उससे पहले इस तरीके की एंटिसिपेशन लगाई जा रही है। टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो 3% की कमजोरी यहां पे भी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिड कैप का हाल किस तरीके का रहा है। इंडियन बैंक यहां पे 5% का इजाफा देखने को मिला है। आज मार्केट में ही इसके नंबर्स भी आते हुए दिखाई दिए। फेक में 4% की तेजी, पेटीएम 3% की तेजी, इसके नंबर्स आए थे कल और उस कल भी यहां पे अच्छा खासा बस देखने को मिला था। और सुप्रीम इंडस्ट्री भी करीब 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। लूजिंग साइड में कोफोर्ज नंबर्स आए, नंबर्स के बाद करीबन 9.25% की यहां पे हमें कटौती देखने को मिली है। पर्सिस्टेंट सिस्टम यहां पे भी नंबर्स आए। देखिए आईटी पैक में जो नंबर्स आए थे, नंबर्स पॉजिटिव साइड में आए हैं, लेकिन आईटी में जिस तरीके का मार्जिन प्रेशर बना हुआ है उसके चलते यहां पे काफी सारे कंसर्न्स है। तो पर्सिस्टेंट में भी करीबन हमें एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। तो अगर हम मेजरली देखें तो जो आईटी रहा है वो काफी ज्यादा यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक में रहा है और इस टाइम पे जो फार्मा है उसने यहाँ पे पैक को लीड किया है, बट ओवरऑल मार्केट में गिरावट रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जीएसटी के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक फ्रूट जूस और पैकेज्ड फूड समेत कई उत्पादों की जीएसटी दरों में कटौती पर आने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए डिब्बाबंद फ्रूट जूस और फूड आइटम्स पर आने वाले दिनों में जीएसटी कटौती हो सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पैकेज्ड फूड्स आइटम्स को लेकर जीएसटी की दरों में डेट रेशनलाइजेशन का काम चल रहा है। दरअसल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फार्मर्स की तरफ से इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि जितने भी फ्रूट जूस हैं उस पर 28% जीएसटी लगता है, जो कि एरेटेड बेवरेज यानी कोल्ड ड्रिंक के बराबर है, जो कि कतई ठीक नहीं है। इस मांग को लेकर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया था और कई राउंड की इस पर बातचीत हो चुकी है। हमें जानकारी मिल रही है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी इस पर चर्चा कर रहा है और वो अपनी सिफारिश जब देगा तो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक, जो कि अगस्त महीने में संभावित है, इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। दरअसल अभी जो
फ्रूट कंटेंट 11% से ज्यादा जिस ड्रिंक में है उस पर 28% जीएसटी लगता है और उससे कम वाले पर 18% लगता है। लिहाजा इंडस्ट्री भी जानबूझकर फ्रूट कंटेंट को 11% से कम रखती है। इससे सीधे सीधे किसानों को नुकसान होता है। लिहाजा एक पूरे पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में रेट रैशनलाइजेशन को किस तरह से किया जाए, जीएसटी में कमी किस तरह से किया जाए, उसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विचार कर रहा है और जैसी सिफारिश करेगा उस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस साल टूरिज्म के लिहाज से गर्मी की छुट्टियां थोड़ी सुस्त रही थी, लेकिन अब बरसात के मौसम में लोग खूब घूमने फिरने निकल रहे हैं। ट्रैवल पोर्टल्स के आंकड़े बताते हैं कि इस मॉनसून सीजन में ट्रैवल बुकिंग में अच्छा उछाल आया है। कभी मॉनसून को टूरिज्म का ऑफ सीजन माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। गर्मियों में सरहद पर तनाव और जियोपॉलिटिकल मुद्दों के चलते बहुत से लोगों ने अपनी छुट्टियां टाल दी थी। अब वही पेंडिंग डिमांड इस मॉनसून ट्रैवल सीजन की बुकिंग बढ़ा रही है। आजकल मॉनसून का सीजन चल रहा है और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो लोग राजस्थान, केरला और गोवा की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि बरसात में यहाँ पर मौसम काफी सुहावना हो जाता है, सब जगह हरा भरा रहता है। और चूंकि ये लो सीजन है, इसलिए एयर फेयर और होटल भी उचित दामों पर मिल जाते हैं, जिसका लोग भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। ट्रेंड्स के मुताबिक सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं 24 से 30 साल के युवा, खासकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों से। जेनजी और मिलेनियल्स अब 2-3 दिन के शॉर्ट ब्रेक में बारिश का मजा लेने निकल रहे हैं। इक्जिको के मुताबिक इस मॉनसून में पोर्ट ब्लेयर, तिरुपति, उदयपुर, कोयम्बटूर और देहरादून जैसे उभरते डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट बुकिंग्स में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। बरसात में लोग मुन्नार के चाय बागानों और कुर्ग के बादलों में डूबे कॉफी एस्टेट्स का आनंद लेना चाह रहे हैं। मेघालय और सिक्किम भी काफी लोग जा रहे हैं। श्रावण के चलते उज्जैन, वाराणसी, बैजनाथ धाम जैसे धार्मिक स्थल भी भीड़ खींच रहे हैं। People want to get out in open spaces, तो लोगों को जगह चाहिए, लोग हरियाली देखनी है, तो उसकी वजह से अब लोग दमदमा में, जहाँ पर नेचर रिजॉर्ट है, जो जिम कॉर्बेट में, जहाँ पर भी it's almost a nature resort which is set up between the nature, so we are experiencing more and better bookings now. मॉनसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बार गोवा सरकार ने वाटरफॉल बैन हटाया है। वहीं कर्नाटक सरकार भी अगस्त के अंत तक वाटरफॉल के लिए विशेष टूर पैकेज लॉन्च करने जा रही है। इस बार ट्रेवल ट्रेंड में रेनस्केप शब्द काफी चल रहा है, यानी बारिश से बचने की बजाय बारिश का मजा लेने का पर्यटन। रोहन सिंह, दिल्ली। अहमदाबाद इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट मधुकांत पटेल ने फल सब्जी की शुद्धता का पता लगाने के लिए छोटे छोटे डिवाइसेस बनाए हैं। इसके अलावा ये डिवाइस सॉइल टेस्ट भी कर सकते हैं। इस अनोखे डिवाइस का लाइव डेमो दिखा रहे हैं केतन जोशी। ये छोटे छोटे यूनिक डिवाइस कैसे काम करते हैं, आइए हम पटेल साहब से समझते हैं। सर बताइए। तो ये डिवाइस के अंदर 3 बड़ी टेक्नोलॉजी है, स्पेक्ट्रोमीटर, डॉक्टर सीवी दामन के हिसाब से, नैनोमेटेरियल और माइक्रोवेव, और इससे हम सोइल टेस्ट करते हैं। और ये जैसे मैंने लाइव डेमो दिखाया, ये लगाया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया और उसका डेटा क्लाउड पे आ रहा है यूजिंग मशीन लर्निंग एंड एआई। तो एआई पावर से 30 सेकंड में आपको डेटा मिल जाता है। और दूसरा जो यूनिक डिवाइस हमारा है वो सब्जियों के लिए है। जैसे कि ये सब्जी है, ये फल, तो एक क्लिक किया मैंने और एक खाने लायक दिखाया उसने। और ये है फल, मैंने क्लिक किया और ये खाने लायक नहीं है, ये सड़ा हुआ दिखाया। और मैंने ये फल है वो दिखाया कि पूरा ऑर्गेनिक है। तो ये उसका टेस्ट हो गया, परीक्षण हो गया चंद सेकंडों में। तो सर ये आप लोगों के पास ऐसे डिवाइस कब तक पहुंचेंगे, फ्यूचर का प्लान क्या है? तो हमने एक कंपनी फॉर्म की है और अभी बहुत जल्दी हम थोड़ा फंड भी इन्वेस्ट करेंगे और उसको मास प्रोडक्शन में लेके जाएंगे। तो हमारा जो ध्येय है कि पूरा ये लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और इजी टू ऑपरेट मोड में बनाना है। तो ये ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक जितनी भी खाने की चीजें हैं वो कितने रिपोर्ट आ जाता है और कितने सेकंड में? तो ये रिपोर्ट करीब देखिए इसको 5-10 सेकंड में लगते हैं और उसमें ये फल पका है कि नहीं,
उसमें कितना बैक्टीरिया है, उसमें कोई वैक्सीनेशन लगा है कि नहीं, केमिकल रेसिड्यूल है, कोई फर्टिलाइजर रेसिड्यूल है, तो ये सब रेसिड्यूल दिखाता है, तो उससे समझ में आता है कि मेरे लिए खाना लायक है कि नहीं। तो जब ये पब्लिक में आएगा और इसरो के साइंटिस्ट ने ही ये डेवलप किया हुआ है, तब हमारे लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा। रूस का एक यात्री विमान AN-24 चीन की सीमा के पास क्रैश हो गया है। अंगारा एयरलाइंस के इस विमान में क्रू मेंबर समेत करीब 50 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत की पुष्टि हो गई है। बचाव कर्मियों को विमान का मलबा रूस के पूर्वी क्षेत्र के एक पहाड़ी पर मिला है। ये यात्री विमान टिंडा जा रहा था, जो कि चीन की सीमा के पास है। टिंडा पहुंचने से कुछ क्षण पहले ही विमान रडार से गायब हुआ और क्रैश हो गया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद ने अचानक आग पकड़ ली है। आज सुबह सीमा पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई। कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी में 12 थाई लोगों की मौत हुई है, वहीं 14 लोग घायल हैं। थाईलैंड ने जवाब में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। दोनों देशों ने एक दूसरे का पहले हमला करने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और खबरों पर लगातार अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से सोशल मीडिया के जरिए। नमस्कार।